अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन, और इसको अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट करें, अपने माइंड से पूछें कि ये किस टाइप ऑफ ऐसे से बिलोंग करता है। आई थिंक देन यू कैन गिव द बेटर आंसर। अगर आप एनालाइज किए बगैर देंगे तो फिर आंसर्स भी रॉन्ग ही होंगे। आप जो चैट में लिख रहे हैं आप मुझे बताती जाएं प्लीज, अगर कोई वैसा चैट में लिख रहा है तो। यस मैम। अहमद बेटा आपने क्लास ज्वाइन की थी लास्ट टाइम भी, आप लिखें। आयशा है, अहमद है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी लिखें। बेटा गलत भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, क्लैरिटी आ जाएगी। भी लग रहा है। और मैम ये आयशा सुएब है, ये भी बता रही कि आर्गुमेंटेटिव है। नहीं बेटा ये आर्गुमेंटेटिव नहीं है, ये सिंपल एक्सपोजिटरी ऐसे है। इकोनॉमिक जोन है, वार है, आपको इशू नजर आ रहा है? यस मैम। बेटा आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है कि एक स्टेटमेंट है, आप उसको अपोज भी कर सकते हो, आप उसको यस भी कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट यस और नो सिचुएशन। अब देखिए न्यू वार्स फ्रंट लाई इन इकोनॉमिक जोन, एग्जामिनर आपको बता रहा है कि इकोनॉमिक जोन में न्यू वार्स जो है वो आ चुकी हैं। अब आपने इसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी ऐसे दोनों मिक्स हो गए हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव अलग से आते थे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके आजकल ऐसे आ रहे हैं, तो ये इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव। आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि न्यू वार्स की कौन सी है जो इकोनॉमिक जोन के अंदर अभी लाई कर रही है। यस मैम। समझ आ रही है बेटा? तो ये आपका एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ ऐसे है, सिंपल। मैम ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा, मतलब कि नहीं भी टाइप का पता चलता वो एग्जाम में? तो चल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा ना। आज तो फर्स्ट पेपर एनालाइज कर रही हो। मैंने अभी आप लोगों से 5 साल 6-7 साल जो 2016 से ऑनवर्ड पेपर्स हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, मतलब 1 बाय 1 हम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की ग्रिप हो जाएगी सब चीज, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स। अगेन देखें दो, जी बताएं। टाइप जानना लाजमी क्यों है मैम? ऐसे किताब जानना लाजमी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लाजमी क्यों है? लाजमी इसलिए है बेटा कि अगर आपको ऐसे की टाइप का नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हर ऐसे की टाइप का एक कह लें अपना स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको उसके स्ट्रक्चर में एक्यूरेटली प्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आपको उसकी टाइप का पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है? हर ऐसे का अपना स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को उस स्पेसिफिक ऐसे को, अब मैंने आप लोगों को जब फेलियर रीजंस बताई थी ना उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के एरर्स की वजह से बच्चे फेल नहीं होते। बात बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रामर स्ट्रक्चर मतलब बहुत अच्छा होता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। वो रीजन ये है कि उनको टाइप्स के ऊपर कमांड नहीं होती है और वो इंग्लिश तो बहुत अच्छी जानते हैं लेकिन उन्हें ऐसे के जो स्ट्रक्चर है इसका नहीं पता होता कि कौन से ऐसे के स्ट्रक्चर में आपने प्रेजेंट करना है। बात समझ आ रही है बेटा? आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो बता दी। जी मैम। ओके, आप यहाँ पे देखें उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, दो कीवर्ड्स है। मैंने आप लोगों को एक टाइप का ऐसा बताया था, मतलब एक ऐसी टाइप थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी जिसमें दो कीवर्ड्स होंगे एंड यू हैव टू शो द कोरिलेशन इन बिटवीन देम। सो कैन यू आइडेंटिफाई नाउ? एग्जैक्ट वर्ड दोबारा से रिपीट कर दिए मैंने। yes, तो बेटा ये कौन सी टाइप है? ये आर्गुमेंटेटिव। अगेन आर्गुमेंटेटिव। यार मैं आर्गुमेंटेटिव के बारे में आपको बहुत मिसकंसेप्शन है यार, इसको मैं दोबारा से आज पढ़ा दूंगी, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव नहीं है, दो कीवर्ड्स और इसके दरमियान कोरिलेशन शो करना है। वाटर क्राइसिस जैसे और नेशनल यूनिटी का भी मैंने आपको उसके रेफरेंस में बताया था। एक्सपोजिटरी टाइप है बेटा, क्या हो गया है आप? वाटर क्राइसिस और नेशनल यूनिटी का मैंने आपको रेफरेंस दे के भी बताया था। कॉज एंड इफेक्ट और दो कीवर्ड्स लिख लें दोबारा से। ये आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे में नहीं आता, ये आपके एक्सपोजिटरी ऐसे में आता है। अब मुझे बताएं, आपने जिसने भी कहा आर्गुमेंटेटिव उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, आप इसको क्या कहेंगी? यस उर्दू लिटरेचर या नो उर्दू लिटरेचर, या प्रोग्रेसिव मूवमेंट को आप क्या यस और नो में जवाब देंगी? मुझे बात समझ नहीं आ रही। आप खुद इसको बताएं मुझे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं? बेटा बताइएगा, इफ यू कैन आप मुझे बता सकती हैं। मैम इसके टाइप्स दोबारा से करवा दें। बेटा टाइप्स में दोबारा से करवा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं करवा दूंगी। लेकिन अभी आप देखिए ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्ट फॉर पीस, ये तो आप लोग कर ही लोगे।
ये तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स में भी दिखाया था। आर्ट फॉर पीस, बेटा आर्ट फॉर पीस जल्दी से बताएं। और आई होप सो कि ये एक वाहिद ऐसी ऐसा है जिसको आप सही इंटरप्रेट कर सकते हो। Oh my God. Students, please answer. चाय गरम कर और थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। Yes, dear. I am getting. Art for peace. एक्सपोजिटरी है ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे, अब सारे एक्सपोजिटरी आ रहे हैं तो मतलब ये भी एक्सपोजिटरी होगा। आयशा तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, आपने क्लासेस अटेंड की हैं जिसमें मैंने आर्ट फॉर पीस के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। यू कैन आइडेंटिफाई। और प्लीज स्टूडेंट्स बी कॉन्फिडेंट रहें, अगर गलत होता भी है तो कोई इशू नहीं है। आप लोग एग्जाम्स में नहीं बैठे कि आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो बी कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट होकर अपना आंसर दें। आशा, आई एम टॉकिंग टू यू। आर्ट फॉर पीस कौन सा ऐसे है? आर्ट फॉर पीस नहीं समझ आ रही है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे है मैम, इसमें भी तो कौन मैम, डिस्क्रिप्टिव है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट जिसे मैंने आपको बताया था ये वो है जिसको दो स्टूडेंट्स कभी भी सिमिलर नहीं कर सकते अटेम्प्ट। बात समझ आ रही है? यस मैम। दो स्टूडेंट्स का ऐसे कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अब देखिए आर्ट फॉर पीस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देती हूँ। आर्ट फॉर पीस क्या है? लिटरेचर में आर्ट है, ठीक है ना? मतलब आप कह लें आर्ट, आपने लिखना है लिटरेचर ऐसा जो अमन लेकर आए। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर स्टूडेंट का इस टॉपिक के ऊपर अपना नॉलेज अलग होगा, ठीक है? आपने अपने नॉलेज की और अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे लिखना होता है, जस्ट लाइक द फर्स्ट टॉपिक के बिहाफ पे ये है। अब इससे अगला जो है वो बीसी से मिलता जुलता है। देखें, ट्रुथ इज लिव्ड नॉट थॉट। अब मुझे बताएं कितनी मजे की स्टेटमेंट है। ट्रुथ इज लिव्ड नॉट थॉट। सच जो है बेटा वो रहता है, वो एक सोच नहीं। बात समझ आ रही है? अब आप मुझे बताएं इस तरह के टॉपिक का मैंने आपको क्या बताया था, कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं? मैं बार बार पूछूंगी बेटा आपसे, चाहे आप गलत भी बताएं, बिकॉज मैंने आपको स्पून फीडिंग नहीं करना। आप कम से कम गलत बताएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद होगा कि इस टॉपिक को मैंने गलत बताया था तो मैम ने मुझे करेक्ट किया था। इस तरह से भी आप सीखते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग सीख ही रहे। ट्रुथ इज लिव्ड नॉट थॉट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? बेटा आपको क्या लगता है, ये एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, कैसा है? कहीं से इसमें कोई इशू नजर आ रहा है? नहीं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं। तो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनको कोरिलेट करना है? नहीं। यस और नो कह सकते हैं? नहीं। तो फिर बाकी बचता क्या है? यस, वेरी गुड। इस तरह से अप्लाई करो। कोई भी टॉपिक है उसको देखो और उसको पूछो कि भाई इसमें है क्या, तेरे में ये है, ये है, ये है। अगर नहीं है वो चीजें माइनस करते जाओगे तो जो बचेगा वही टाइप उसकी निकल आएगी। अब बात समझ आई बेटा? यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक आपने आइडेंटिफाई करने हैं और आई होप सो कि आप सही से आइडेंटिफाई कर लेंगी। न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। मुदस्सिर, अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। Yes, ma'am, I'm here. ओके, आप क्लास में हैं तो प्लीज आप शेयर कर दें स्क्रीन, बिकॉज मुझे बार बार इधर आके स्टूडेंट्स को एडमिट करना पड़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक हो गया बेटा? ये न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म का प्लीज बताइएगा। मैम कंफ्यूजन बहुत बेटा देखिए, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, आप इसको इंटरप्रेट करें। सबसे बताएं, पहले बताएं फेमिनिज्म क्या है? एक्सपोजिटरी, वेरी गुड। एक्सपोजिटरी है, बिल्कुल एक्सपोजिटरी है बेटा। फेमिनिज्म क्या है? इशू है बेटा। Yes, जूम ma'am. कर दें Yes, आप, ma'am. 5 से नीचे वाले जूम कर दें, 5 से ऊपर वाले हमने कर लिए डिस्कस। अब देखिए, इशू है, जब आपको इशू नजर आ जाता है तो फिर अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान हो जाता है। न्यू वेव ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म एक इशू है,
उसके बाद उसने क्या, एंड आवर कल्चर, उसने एक अनदर कीवर्ड आपको प्रोवाइड किया है कि फेमिनिज्म जो इशू है वो हमारे कल्चर में कैसे देखा जाता है, या फेमिनिज्म को किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं अपने कल्चर के ऊपर, आपके कल्चर में इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है। तो आप इसको अगेन आपका सिंपल से ये स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट आपके पास आते हैं जी जी, फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म बेटा वुमेन्स राइट के ऊपर जो बात करती है कि वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं दी जाती है। फेमिनिज्म की 3 वेव्स आ चुकी हैं, आपको इस चीज का अगर नहीं पता बेटा तो आपने इसको लाजमी आज रिसर्च करना है। फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में डिफरेंट टाइम पीरियड में ये आई थी वेव्स, और आपने इन तीनों के ऊपर बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। यस मैम। तो फेमिनिज्म के आपने ये काम करना है क्योंकि आपके उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिज्म से रिलेटेड। अच्छा बेटा, उसके बाद हम देखेंगे डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। एग्जैक्टली एडी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जेंडर इक्वालिटी का है और जेंडर स्टडीज में बहुत डिटेल में इसको हम पढ़ाते भी हैं, स्टडी भी करते हैं। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट। मैम ये आर्गुमेंट, एग्जैक्टली, वेरी गुड, दिस इज द आर्गुमेंटेटिव कि जिसमें आप यस और नो कर सकते हो कि हाँ भाई डेमोक्रेसी और लिटरेसी चल भी सकते हैं और नहीं चल सकते। ये है जो आप बात कर सकते हो, इसको आप डिबेट कर सकते हो, आर्गुमेंट्स कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज गुड। समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। Sometimes we do not see what we see. Again, कौन सा टॉपिक है बेटा ये? ऊपर भी आप काफी इस टाइप के जो है ऐसे आ चुके हैं। एनालिटिकल बेटा, एनालिटिकल नहीं, इसको एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कहते हैं। आप लिटरेरी भी कह सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो टाइप्स आ जाती हैं आगे, टाइप्स कह रही सॉरी, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और कर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बड़े मजे का टॉपिक था, बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया था जिससे ये आया था। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और कर्स, मतलब मैंने यहाँ कर्स और ब्लेसिंग को इधर उधर कर दिया। मैम ये भी आर्गुमेंटेटिव दिख रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज आर्गुमेंटेटिव। ऐसे जो बच्चे एक्सपोजिटरी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। बेटा देखिए यहाँ पे उसने आपको चॉइस दे दी है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इट इज अ कर्स और ब्लेसिंग। आपके पास चॉइस है, आप कोई भी स्टांस ले सकते हैं। Even you can choose a curse, even you can choose a blessing, but you have to substantiate your arguments with references, with examples, with facts and figures. That's it. एग्जामिनर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आप कौन सा स्टांस लो। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता। बास बच्चे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन में होते हैं कि अगर हमने कर्स कर दिया तो एग्जामिनर फेल कर देगा या ब्लेसिंग कर दिया तो फेल कर देगा। एग्जामिनर को बेटा इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने जो भी स्टांस लेना है आपने उसको रेफरेंसेस के साथ, अपने नॉलेज के साथ उसको प्रूव करना है। दैट्स इट। एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ही कह सकते हैं आप इसको भी। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। मैम ये एब्स्ट्रैक्ट है। नो, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। इट इज ऑल अबाउट कि आपकी फ्यूचर ऑफ नेशन है। क्या है फ्यूचर ऑफ नेशन में? मतलब कि आपकी जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा उन्होंने ना कह लें कि कॉम्प्लिकेट करके एक स्टेटमेंट दी है। डेफिनेटली क्लासरूम जो है वो डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ नेशन को, क्योंकि क्लासरूम में डिसाइड करती है कि हमें किस तरह के आगे यूथ को लेकर आना है, हमारे अंदर एथिक्स, मोरालिटीज, हमारी हर चीज को वो डेवलप करे, ठीक है। क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर, एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ ऐसे से लिंक करता है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे इस तरह की स्टेटमेंट, एक सेकंड, आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट को ना आप 2 वे में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप इस पे डिबेट भी कर सकते हो, यस और नो भी कह सकते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यस मैम। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे यस ऑब्वियसली क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर,
ऑफ नेशन, कुछ होंगे जो कहेंगे नहीं क्लासरूम डिसाइड नहीं करती, तो इसको आप टू वे में भी एक्सपोजिटरी के स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, आर्गुमेंटेटिव के स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो। ठीक है जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी हमने मेन टॉपिक जो है वो करने हैं, चीजों को डिस्कस करना है, तो अभी आप क्लास लेफ्ट मार्क करें। ठीक है जी बेटा। मैम इसके टाइप्स बेटा बाद में आप करवाऊंगी, अभी जो हम फर्दर काम करने लगे हैं वो आप देख लें, मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप्स दोबारा करवा दूँ। अभी मुदस्सिर बेटा जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की थी पीपीटी की, वो जरा शेयर कर दीजिएगा। करवा दूंगी, डोंट वरी आयशा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सामने पहले टाइप्स को हम डिस्कस कर लेंगे एक दफा, और उसके बाद फर्दर हम करेंगे काम। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बेटा, ये सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिखा आ रहा है स्क्रीन पे नजर, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, अगर आप रेगुलर सेशन जो है ऐसे का अटेम्प्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि बेटा एक ऐसे के पेपर में कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे आप सोच सकते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे के भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखिए एक इंडिविजुअल है, अब फर्ज करें हम आयशा की ही बात कर लेते हैं। आयशा एक इंडिविजुअल है, एक इनका एक बायोलॉजिकल फैक्टर होगा, मतलब एक बायोलॉजिकल जो है वो आयशा होगी, एक आयशा की साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा, एक आयशा में कुछ एथिक्स वगैरह भी पाए जाते हैं। ऐसे ही आयशा, ये सब चीजें हैं ना बेटा? जी जी ठीक है। आयशा किसी स्पेसिफिक कल्चर से भी बिलोंग करती हैं। आयशा किस कल्चर से बिलोंग करती हैं आप? इफ यू डोंट माइंड you can tell us. आयशा पंजाबी हो, सिंधी हो, क्या कल्चर है बेटा आपका? मैम आपको बताइए। बेटा मुझे नहीं पता, पंजाबी, पश्तून, देखें पंजाबी, ठीक है पंजाबी है, ठीक हो गया। तो पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं। अब कल्चर में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपके ट्रेडिशंस आते हैं, आपके कस्टम आ जाते हैं, आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, आपका ड्रेस आ जाता है, आपका हेयर स्टाइल आ जाता है, आपके उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा समराइज किया है, वे ऑफ लाइफ, सिंपल सी एक डेफिनेशन आप लोगों को दी है, कंसाइज सी, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कल्चर का। ठीक है, व्हाट वी डू, हम करते क्या है, ये सब चीजें आपके कल्चर में आ जाती हैं। व्हाट वी हैव, हमारे पास है क्या, हमारी अपनी जुबान है, हमारा लिबास है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा फूड है, ये सब चीजें हमारे कल्चर में आ जाती हैं। व्हाट वी थिंक, हम सोचते क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी आ जाती है इसके अंदर। उसके साथ साथ आइडियोलॉजी के साथ साथ हमारे पास बेटा यहाँ पे आ जाता है कि हमारे जो आइडियाज हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग आप कह लें, हम पॉजिटिव थिंकर हैं, हम नेगेटिव थिंकर हैं, ये सारी चीजें हमें सोसाइटी से ही मिलती हैं। सोसाइटी ही हमें बनाती है एक पॉजिटिव थिंकर और एक नेगेटिव थिंकर। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक स्टेटस। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा होता है, कोई लीड क्लास है, कोई हाई क्लास से बिलोंग करता है, कोई लोअर क्लास से है, कोई मिडिल क्लास है, तो ये इकोनॉमिक स्टेटस आपका। ऐसे ही आयशा बेटा आपका भी एक स्टेटस होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा तो पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप में से कौन कौन ये कह लें कि ये अज्यूम करता है कि उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं? प्लीज रेज योर हैंड, और आप चैट में भी लिख सकते हैं। रेज्ड हैंड, ठीक है, मतलब दो बच्चों ने तो हाथ खड़ा किया है। अब देखिए आइडियल ग्रामर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है बेटा, आप मुझे बताइएगा, जीशान अहमद ने भी हाथ खड़ा कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा जीशान, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, आपने कभी ये वर्ड्स कहे हैं अपनी लाइफ में, यार महंगाई बहुत हो गई है? डिड यू से दैट इन योर लाइफ? अगर आप लोगों ने ये बात कही है कि महंगाई बहुत हो गई है, तो प्लीज आप चैट में यस लिखें। या आपने ये कहा हो कि यार ये पॉलिटिकल, ये जो इस वक्त हुकूमत है ना, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही, अगर वो पार्टी होती तो शायद बेहतर तरीके से अपना काम करती। तो बेटा ये जो आप जर्नली अपने डेली रोजमर्रा रूटीन में इस तरह की बात करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, ये पॉलिटिकल पार्टी सही काम नहीं कर रही,
अगर वो पॉलिटिकल पार्टी होती तो बेटर वर्क कर सकती थी। ये सारी स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो जो बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो बेटा आप लोग इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली पॉलिटिक्स से लिंक करते हो, ठीक है। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी किस तरह से अभी हमने ऐसे को करना है। अच्छा, रिलीजियस, अब सबका एक हाथ रिलीजियस होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं लाइफ में, आप लोग हाथ अपने जो हाथ हैं वो डाउन कर सकते हैं, रेज पुट योर हैंड डाउन। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ऐसा फिरका भी है जो कहते हैं हम किसी भी मजहब पे बिलीव नहीं करते, लेकिन ये भी उनका एक मजहब है कि वो किसी भी मजहब पे, ये भी उनका एक अकीदा है ना कि वो किसी भी मजहब पे बिलीव नहीं करते, तो ये भी उनका एक अकीदा है। सो कोई भी इंसान कह लें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मजहब से जो है वो करता है। एग्जैक्टली सोशल सेटअप है ना बेटा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। तो आपके पास जो है ये कुछ एरियाज हैं जिसमें अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, अब मुझे जरा जेंडर इक्वालिटी पे समझे, कोई टॉपिक आ गया, अब हमने उसको इन कॉन्टेक्स्ट में फिलअप करना है। कैसे करेंगे, जेंडर के अंदर सबसे पहले बायोलॉजिकल लेवल आ जाए। अगर आपने किसी में से जेंडर स्टडीज ऑप्ट की है तो वो अच्छे से जानता होगा कि वहां पे पहली थ्योरी ही आपको बायोलॉजिकल थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है। आप लोगों को इस चीज का पता है? ठीक है। तो अब जेंडर इक्वालिटी पे आपका कोई क्वेश्चन आता है तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आप वहां पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो कहने के मैटर नहीं करते, ज्यादा मेन और फीमेल की साइकी ज्यादा मैटर करती है। बात समझ आ रही बेटा कि हमने किस तरह से अपने ऐसे के टॉपिक को इन एरियाज में, अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही हो जाएंगे, इनमें से 5-6 भी आ सकते हैं, इनमें से सारे के सारों पे भी कोई भी टॉपिक फिट हो सकता है, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं साइकी जो है वो डिफरेंट है, जो मेन है वो जरा स्ट्रॉन्ग होते हैं साइकोलॉजिकली, और वुमेन जो है वो जरा वीक होती हैं, इसलिए बात बात पे रो देती है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली जो है वो जो है इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे एथिक्स, कहते हैं नहीं एथिक्स जो है वो डिफरेंट है, मतलब सोसाइटीज वेरी करती है ना, कल्चर एथिक्स में नहीं आएगा इसमें ज्यादा, आप कल्चर ले सकते हैं। कल्चर डिसाइड करता है कि वुमेन और मैन में क्या है, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर कल्चर देखा जाता है, कल्चर का ही सारा कसूर है। वो क्यों? वो इस वजह से कि बेटा कहीं पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कहीं पे मैट्रियार्कल है। मैट्रियार्कल पेट्रियार्कल क्या है? मैन डोमिनेंस और वुमेन डोमिनेंस, तो इट्स डिपेंड ऑन कल्चर। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं कल्चर का भी कसूर नहीं है, ये डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। जैसे जैसे आपकी क्लास अपडेट होती है ना, वैसे वैसे जेंडर इक्वालिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखिए लोअर क्लास में वुमेन्स को ज्यादा डिप्रेस किया जाता है, ज्यादा दबाया जाता है, राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, एजुकेशन नहीं दी जाती। मिडिल क्लास में आ जाए तो थोड़े बहुत राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और अगर हाई क्लास में आ जाए तो आपको शाना बशाना औरतें काम करती भी नजर आ रही हैं। आप सब मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आए कि हमने ऐसे के स्टेटमेंट को कैसे यहाँ पे फिट करना है। अब आप जब भी कोई ऐसे देखेंगे ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आपको ये मैंने कुछ एरियाज ऐसे बता दिए हैं जिनके अंदर आप इजीली अपने ऐसे को लिख सकते हैं और एक राइट डिमेंशन में आप अपना ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नहीं, हम कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो सारा कसूर ही हुकूमत का है, क्योंकि हुकूमत जो है जब भी कोई लॉज मेकिंग करती है तो वो वुमेन के लिए अलग से लॉज बनाती है, और बहुत कम राइट्स जो है वुमेन को लॉज में प्रोवाइड किए गए हैं। इवन दो कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकती हैं कि पीपीएससी और जो आपकी एफपीएससी की जॉब्स आती हैं, ठीक है बेटा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उसमें भी आप देखें कि और औरतों के लिए जो परसेंटेज है, जो स्पेशल कोटा वुमेन के लिए रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है, ठीक है। तो आप ये रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का रेफरेंस दे सकते हैं कि कितने परसेंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, रिसर्च फैक्टर फिगर आप देख लीजिएगा। जी बेटा आप बताएं, आइडियाज पहले आप बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? आइडियल ग्रामर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, आपने हैंड रेज किया बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल। आयशा बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैम, ये जो पॉइंट दी है इसमें यही बताया गया ना कि अगर कोई भी हमारे पास पैसे आ जाता है तो हमने उन्हें इन मतलब वेज में देखना है। एग्जैक्टली बेटा, वही करके दिखा रही हूँ, जो चीज करके दिखा रही हूँ आप वो क्यों पूछती हो? मैं कंफर्म कर रही हूँ कि मैं गलत तो नहीं समझ रही। नहीं बिल्कुल बेटा,
मैं आपको यही चीज समझा रही हूँ, अभी टेररिज्म को भी इस पे फिट करके देखेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। इधर ही हूँ मैं, क्लैरिटी आपको जब तक नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि अब हमारे पास फिर हम लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिलीजन का। तो हम कहते हैं नहीं, ये रिलीजियस की मिस इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि जो लोग वुमेन्स को राइट्स दे रहे हैं वो भी यही कहेंगे कि हम रिलीजन को फॉलो करते हुए दे रहे हैं, और जो लोग वुमेन्स के राइट्स को डिप्रेस मतलब सप्रेस कर रहे हैं, उनके राइट्स नहीं दे रहे, वो भी यही कहते हैं कि हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज अ बेसिक फॉल्ट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। यू गॉट माई पॉइंट्स? जी मैम। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को बात समझ नहीं आई है तो प्लीज वो अपना जो है वो माइक अनम्यूट करे और मुझसे डायरेक्टली जो है वो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यहाँ तक पहले बात क्लियर कर लें, फिर बात आगे चलती। सबको क्लियर है तो प्लीज आप लोग लिख सकते हैं कि ऑल क्लियर। ये तो है मेरे पास, वो नहीं। मैम ये जो पैरामीटर आप ऐसे के डिस्कस कर रही हैं, ये सारी स्टार में भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। ओके मैम। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने एथिक्स को मिस कर दिया है, क्योंकि एथिक्स का मुझे रेलिवेंट करना नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एथिक्स को भी कर सकते हैं तो कर ले, कोई इशू नहीं है। क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू डियर। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम कोई और ऐसे यहाँ पे इसके क्राइटेरिया में फिट करना चाह रहे हैं, टेररिज्म ले लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल लेवल। टेररिज्म में आपको लगता है कि काफी सारे लोग इंजर होते हैं या लॉसेस ऑफ डेथ, लॉट ऑफ लाइफ जो है वो लॉस्ट हो जाती है किसी भी बॉम्ब अटैक में। एग्जैक्टली, यस मैम। तो वो बायोलॉजिकल लेवल ही है ना। मैम आप और अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस देने लगी हूँ, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, दरमियान में थोड़ा सा इंटरप्रेट ना किया करें, मैं बात एक कंप्लीट कर लूं फिर आप पूछ लें, ठीक है? वो फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है बस समटाइम, कि मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स पूरा लिखा नहीं होता, मैं अपने रिसेंट नॉलेज पे आप लोगों को बता रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक थॉट आ गई, जैसे बायोलॉजिकल लेवल पे क्रिमिनोलॉजी में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कि किस तरह से बायोलॉजिकल लेवल में आप क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट एक पूरी थ्योरी है क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है? तो टेररिज्म को जब हम करते हैं तो हम क्रिमिनोलॉजी की वो बायोलॉजिकल थ्योरी को वहां पे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वहां पे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है, कि क्रिमिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। वहां पे सीजर लिम्ब्रोसो है, आई एम नॉट रॉन्ग विद नेम, आई होप सो, मुझे एग्जैक्टली क्रिमिनोलॉजिस्ट का नाम याद नहीं है इस वक्त, लेकिन आई होप सो कि सीजर लिम्ब्रोसो ही है जिन्होंने बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पेश की थी। और उनका ये मानना है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनकी जो स्ट्रक्चर है ना, स्कल का स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट होता है जो नॉन क्रिमिनल्स है उनके साथ। ठीक हो गया। उसके अलावा आप उनकी यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो उनकी फिंगर की जो उंगली है, जिसे टोई कहते हैं आप, वो जो है वो भरी होती है उनके थंब के, पाँव के थंब से 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर वो उससे भरी होगी उनके थंब से, तो वो भी क्रिमिनल्स के अंदर ज्यादा जो है वो फॉल करते हैं। आप इस थ्योरी का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, आप उसका टेररिज्म में दे सकते हैं। और साइकोलॉजिकल में सबसे बड़ी बात, आप इस चीज को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि इन बॉम्ब अटैक्स के सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वी कैन नॉट इंश्योर अबाउट आवर लाइफ, अबाउट आवर प्रॉपर्टी, अबाउट आवर फैमिली, हमें इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, हम डर महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है मैम, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्या कह रही हो मैम? ये बायोलॉजिकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल जो आपने बताया है, जो अटैक करने वाला है उसकी बायोलॉजिकल और बेटा? आप साइकोलॉजिकल उसके कंडीशन प्रोस्पेक्टिव में भी बता सकती हो, आप इसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होंगे ये भी तो आप ही ने डिस्कस करना है ना। टेररिज्म के इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होते हैं, तो आप इस प्रोस्पेक्टिव में भी बता सकती हो। अभी जो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है उस क्रिमिनल की जो अटैक कर रहा है, जी आपने टेररिस्ट के अटैक करने वाले के बारे में कहा। फिर मैंने आपको बताया कि इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम जो पब्लिक है वो इनसिक्योर फील करती है अबाउट देयर लाइफ, देयर प्रॉपर्टी, देयर फैमिलीज आर इनसिक्योर इन स्पेसिफिक एरियाज। तो उन एरियाज में वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो बेटा ये मैंने उसका इम्पैक्ट बता दिया, मैंने आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट बता दिए।
ठीक है, क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे बेटा आगे हम देखेंगे कि एथिक्स, फिर हम देखेंगे कि इन टेररिज्म में एथिक्स की कमी है। मीन्स जिस भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, इनको एथिक्स प्रोवाइड ही नहीं किए गए। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट इन गुड एंड बैड डीड्स। क्लियर? अब इसको सब्सटेंशिएट तो खुद कर सकते हो ना, बात समझ आ रही है? जी जी मैम। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, टेररिस्ट है तो वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, उसका कल्चर क्या है, वो किस जुबान का बोलने वाला है, किस तरह का है, हम ये सारी स्टडीज करती है। मतलब जब क्रिमिनोलॉजी हम पढ़ाते हैं ना, तो उसमें हम ये सारी स्टडीज करते हैं, देखते हैं तो किस कल्चर का रहने वाला था, उसका उठना बैठना किन लोगों में था, तो ये सारी स्टडीज की जाती है। तो कल्चर क्या था उसका, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे कि ये बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो करना शुरू कर दी थी वेस्टर्न कंट्रीज ने, कि इस्लाम जो है वो एक टेररिस्ट रिलीजन के नाम से जो है मंसूब कर किया जाने लगा था। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह अकबर कह के बम धमाके करते थे जहाँ पे भी करते थे। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन जो हो गई थी हमारे रिलीजन की हो गई थी। लेकिन डेफिनेटली दे आर नॉट बिलीव ऑन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आप इस चीज को रेफरेंस के तौर पर यूज कीजिएगा कि जो एवोल्यूशन में भी जो है वो कहते हैं, मतलब वजू के दौरान भी आपको कहा जाता है कि आप पानी जाया ना करें। तो जो वजू करते हुए जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है मुसलमानों की जिंदगी का, उसमें भी पानी जाया करने को मना फरमाता है, तो वो कैसे किसी की जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत दे सकता है? सो दिस इज आर वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली, इट इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ठीक है, तो बेटा इस्लाम तो बहुत ही मोहब्बत और प्यार का दीन है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बेटा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक, क्या उनको कोई इकोनॉमिक जरूरत तो नहीं थी? मतलब वो गरीब थे, पॉवर्टी का शिकार थे, इन्फ्लेशन का शिकार थे, बेसिक नीड्स सर्वाइव नहीं हो फुलफिल नहीं हो रही थी उनकी। तो क्या उनको कोई इकोनॉमिकल नीड तो नहीं थी कि वह उनको 5 लाख की जरूरत थी या 5 करोड़ की जरूरत थी और किसी ने कहा कि यहाँ पे अटैक कर दो, तो उन्होंने अटैक कर दिया? तो ये सब चीजें भी हम इसका इस पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं टेररिज्म को। बात समझ आ रही है? यस किस तरीके से आपने अब ऐसे करना है, आई होप सो कि आपको इससे बेहतर, इससे सिंपल अंदाज से नहीं करवाया जा सकता। तो मैं आपको एक एक इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, ठीक है? अब थैंक यू। अगर आप देखें पॉलिटिकल, आप किस तरह से देखेंगे कि पॉलिटिक्स और हुकूमत का काम है कि आपको बेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये हमारे लॉ के अंदर मेंशन है, आर्टिकल चेक कर लीजिएगा, मुझे अभी एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं है, लेकिन पहले 25 आर्टिकल्स में ही है कि आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपने वहां पे अपने इस आर्टिकल का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल का हवाला देके आप कह सकते हैं कि ये टेररिज्म वगैरह को काउंटर करना है और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये इनको चाहिए कि इसके लिए कुछ जो है वो भी स्ट्रेटेजी जो है वो मेजर्स जो भी इनको लेने हैं वो ले। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस ऑलरेडी मैं बयान कर चुकी हूँ, आप उसी को यहाँ पे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार 6B है, शानी खुदा ने बता दिया। ठीक हो गया, थैंक यू शानी। उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि हमारे पास रिलीजियस की मिस इंटरप्रिटेशन क्या है कि यार मैं भी तो उसी इस्लाम को फॉलो करने वाला हूँ, मतलब मैं भी अल्लाह अकबर कहती हूँ अपनी लाइफ में। तो इज इट पॉसिबल कि मेरे कोई आस पड़ोस में भी ऐसा बंदा रहता हो जो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हो? तो हम अपने इर्द गिर्द जो है एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं चीजों को। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि नहीं यार, अगर हम भी मतलब मुसलमान है, हम खुद को एज अ टेररिस्ट के तौर पर सोचना शुरू करें। हम देखें कि अगर हमें कोई इतने पैसे दे तो क्या हम इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि हम इतने लोगों में जाके बम धमाका कर दें? तो जब हमारा जमीर गवारा नहीं करता तो इट्स मीन्स दैट कि इसके अंदर उसके पूरे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बायोलॉजिकल फैक्ट में, उसके इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकते हैं, उसकी फैमिली का इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो उसका कल्चर है, उसके एथनिक्स हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली कह लें कि इस चीज में इन्वॉल्व रही हैं, क्योंकि कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन इस चीज का, नॉट ओनली इस्लाम बट यू कैन से ऑल द रिलीजन दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, कोई भी रिलीजन जो है वो बेटा इंसानियत के खिलाफ तालीम नहीं देता। ठीक है, जब आप इस तरह से सब्सटेंशिएट करेंगे अपने आर्गुमेंट्स को, तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे या आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। सो आई थिंक सो कि आपको सब चीजें क्लियर हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस की बारी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टेररिस्ट हैव नो रिलीजन। हाँ बिल्कुल बेटा, कहते तो वो यही है, लेकिन आपने कभी सुना होगा
कि जब भी टेररिस्ट अटैक करते हैं तो वो अल्लाह अकबर कह के अटैक करते हैं। डिड यू सी दैट? आपने ये सुना है Yes, बेटा? ma'am.